हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट आज की क्लास में हम लेकर आए हैं। तो क्लास में आपको अंत तक बने रहना है। क्लास में आप कॉपी पेन आप जरूर साथ में लेकर बैठेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हम आपको कराने वाले हैं। आसपास से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ पर हम कराने वाले हैं, जिन्हें आपको नोट करना है, ताकि आप अपने एग्जाम के समय उन्हें रिवाइज कर सको। काफ़ी हेल्प आज की क्लास से आपको मिलने वाले है। तो क्लास में आपको अंत तक बने रहना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्लास का जितना भी हो सका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट हम बेहतरीन यहाँ पर कंटेंट आपको दे रहे हैं, और भी बेहतर प्रयास हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अमाशय एवं मांसपेशियाँ, ऑप्शन 2 छोटी आंत एवं यकृत, ऑप्शन 3 यकृत एवं मांसपेशियाँ, ऑप्शन 4 फेफड़े एवं अमाशय। जीआईसी एग्जाम 2021 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, और क्लास में आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देते चलना है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लगाते चलिएगा। आपको बताना है कि मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, यकृत एवं मांसपेशियाँ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फास्फोराइलेज, ऑप्शन 2 काइनेसिस, ऑप्शन 3 फास्फेटेज, ऑप्शन 4 एमाइलेज। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। टीजीटी 2019, डीएसएसबी पीजीटी 2018 और यूजीसी नेट 2008 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, एमाइलेज स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है, और स्टार्च के पाचन में एमाइलेज नामक एंजाइम सहायक होता है। स्टार्च का पाचन मुख्य रूप से मुख एवं छोटी आंत में होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टार्च का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, तो मुख एवं छोटी आंत में होता है। तो आप इसे भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 5 खाद्य समूह पद्धति है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज। ऑप्शन 2 खाद्यान्न, अनाज, उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी। ऑप्शन 3 खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल और दूध। ऑप्शन 4 प्रोटीन, ऊर्जा, विटामिन, वसा, विटामिन और खनिज। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से 5 खाद्य समूह पद्धति होगी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको हमें बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा पर सही है, खाद्यान्न, अनाज, उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां, वसा एवं चीनी। तो ये क्या है, 5 खाद्यान्न समूह पद्धति है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ICMR द्वारा वर्णित 5 खाद्य समूह है, जिसमें आपका खाद्यान्न समूह उत्पाद के अंतर्गत गेहूँ, चावल, बाजरा आदि आते हैं। वहीं यहाँ पर दालें एवं फलियों के अंतर्गत सोयाबीन, राजमा, अरहर दाल आदि आएंगे। वहीं दूध एवं दूध उत्पाद में दही, पनीर, अंडा, मछली, लीवर आदि आते हैं। वहीं फल एवं सब्जियों में आम, अमरूद, गाजर, गोभी आदि आते हैं। वसा एवं चीनी के अंतर्गत मक्खन, घी, तेल, गुड़, चीनी आदि आते हैं। तो आप इन्हें भी नोट करते ही चलेगा, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज, सेलुलोज, सुक्रोज या मॉन्ड। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे पर सी है, ग्लूकोज ये क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। तो आप इसे नोट करते ही चलेगा। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोज को 3 भागों में बांटा गया है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पे बन जाता है कि यहाँ पर रासायनिक विशेषता के आधार पर कार्बोज को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं मोनोसेकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आएंगे। वहीं डाइसेकेराइड के अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आएंगे। वहीं पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत ग्लाइकोजन, सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज, स्टार्च और पेक्टिन आते हैं। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इसे भी नोट करते ही चलेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन, यूरिया, ग्लाइकोजन। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है तो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा पर से यूरिया प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पित्त आवश्यक होते हैं कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए, वसा पाचन के लिए, प्रोटीन पाचन के लिए, उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि पित्त आवश्यक होते हैं तो किसके लिए आवश्यक होते हैं, ये आपको बताना है। क्या कार्बोहाइड्रेट के लिए होगा, वसा के लिए होगा या प्रोटीन के लिए होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से पित्त आवश्यक होते हैं वसा के पाचन के लिए, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पर बताना है कि किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, नाइट्रोजन तत्व के कारण इसे विटामिन नाम दिया गया है। अगर हम यहाँ पर विटामिन की बात करें तो विटामिन की बात करें तो विटामिन लैटिन भाषा के लैटिन शब्द के वीटा प्लस अमीन से मिलकर बना है। इसकी खोज कैसमियर फंक के द्वारा की गई थी। तो इसे भी आप नोट करते चलेगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो विटामिन शब्द लैटिन शब्द से वीटा प्लस अमीन से मिलकर बना है और इसकी खोज कैसमियर फंक के द्वारा की गई थी, तो इसे भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 1200 ग्राम, ऑप्शन 2 700 ग्राम, ऑप्शन 3 1500 ग्राम, ऑप्शन 4 900 ग्राम। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है और टीजीटी उत्तराखंड 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि गर्भावस्था के दौरान कुल कितनी प्रोटीन बनती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है 900 ग्राम, तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया है तो आपको बताना है कि रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं होगा, ये आपको बताना है। स्वादिष्ट भोजन देना, ऑप्शन 2 पोषण की कमी को दूर करना, ऑप्शन 3 सामान्य पोषण को संतुलित करना, ऑप्शन 4 संतुलित भोजन देना। आपको बताना है कि रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं होगा, इनमें से ये आपको बताना है। तो पोषण की कमी को दूर करना ये तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सामान्य पोषण का संतुलित करना ये भी इसका उद्देश्य होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। संतुलित भोजन देना, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है स्वादिष्ट भोजन देना, तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना कहलाता है। ऑप्शन पहला है हमारा पूर्व मधुमेह, ऑप्शन 2 एक्लेम्प्सिया, ऑप्शन 2 प्री एक्लेम्प्सिया, ऑप्शन 4 गर्भावस्था मधुमेह। डीएसएसबी पीएचडी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, गर्भावस्था मधुमेह कहलाता है, तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फ्री ऑफ कॉस्ट हम इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दे रहे हैं, अब इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों का भी यहाँ पर फ़ायदा हो सके। और हमारा मेन उद्देश्य क्लास लाने का यही है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज कर सको और बेहतरीन कंटेंट हम आपको दे सकें। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अपना 11वां क्वेश्चन, इंसुलिन उपयोगी है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, कम वजन करने में
ऑप्शन 2 वजन बढ़ाने में, ऑप्शन 3 रक्त शर्करा को कम करने में, ऑप्शन 4 रक्त शर्करा को बढ़ाने में। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि इंसुलिन उपयोगी है, तो किस लिए उपयोगी है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, रक्त शर्करा को कम करने में इंसुलिन उपयोगी होता है। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि खाली स्थान से बनता है। आपको बताने की नमदा धागे से नहीं बनता, आपको बताने किससे बनता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं साटिन, ऑप्शन 2 संजाव, ऑप्शन 3 ढीले रेसे, ऑप्शन 4 फीते। आपको बताने की नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि किससे बनता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से ये ढीले रेसे से, नमदा धागे से नहीं ढीले रेसे से बनता है। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, डेनियर ग्राम में भार है धागे का 1000 मीटर का, धागे का 560 मीटर का, धागे का 9000 मीटर का, धागे का 840 मीटर का। यूजीसी नेट एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पर बताना है कि डेनियर ग्राम में भार है तो कितना होगा ये आपको बताना है। क्या 1000 मीटर का होगा, 560 का होगा, 9000 मीटर का होगा या 840 का होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से धागे का 9000 मीटर का 1 डेनियर ग्राम भार होता है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मखमल जिसे हम सलीन कहते हैं बनने की विधि है, यानी कि मखमल बनाने की विधि क्या होगी आपको बताना है। बुनाई, परिष्कृति, नेपिंग, फेल्टिंग। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि मखमल के बनाने की विधि है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से परिष्कृति, मखमल बनाने की विधि है। और मखमल वस्तु छूने में क्या लगते हैं, कोमल लगते हैं, और इसका उपयोग पर्दे, सोफे के गद्दे के खोल बनाने के रूप में किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मखमल का प्रयोग किस में किया जाता है, तो पर्दे, सोफे के गद्दे के खोल के रूप में किया जाता है। ये भी आप नोट करते चलेगा, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हेरिंग बोन किस प्रकार की बुनाई है। ट्वेल बुनाई, रिब बुनाई, साटिन बुनाई या डोबी बुनाई। डीएसएसबी टीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि हेरिंग बोन किस प्रकार की बुनाई है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हेरिंग बोन बुनाई है, साटिन बुनाई को हेरिंग बोन बुनाई कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। तो एक प्रकार की बुनाई क्या होगी, साटिन बुनाई होगी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तिकोनी पट्टी, लंबी पट्टी, ओरेव पट्टी या चौकोर पट्टी। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना है कि परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्या तिकोनी पट्टी का करेंगे, लंबी पट्टी का करेंगे, ओरेव पट्टी का करेंगे, चौकोर पट्टी का करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ओरेव पट्टी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। तो परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए ओरेव पट्टी का प्रयोग करते हैं, और ओरेव पट्टी का प्रयोग ब्लाउज बनाने में करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ओरेव पट्टी का प्रयोग ब्लाउज बनाने में करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रासायन प्रयोग किया जाता है। बोरिक अम्ल, अमोनिया, कास्टिक सोडा या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी टीजीटी 2021, जीआईसी प्रवक्ता 2009 और 15, और डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में, और टीजीटी 2010 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो अपना आंसर देते ही चलेगा और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से कास्टिक सोडा। तो मर्सराइजिंग परिचर्या में जो रासायनिक प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है यहाँ पर कास्टिक सोडा। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। मर्सराइजिंग इस परिचर्या द्वारा वस्त्र की तह को सुंदर, कोमल, चिकना, चमकदार एवं कांतियुक्त बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे सुंदर, कोमल और चिकना, चमकदार एवं कांतियुक्त बनाया जाता है किससे, मर्सराइजिंग परिचर्या के द्वारा। अधिकतर यह परिचर्या सूती धागों एवं वस्त्रों पर की जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि अधिकतर ये परिचर्या किस पर की जाती है, तो सूती
यहाँ पर सूती धागों एवं वस्त्रों से की जाती है, सूती धागों एवं वस्त्रों पर की जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया का आविष्कार 1844 में इंग्लैंड निवासी जॉन मार्शल ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसे मर्सराइजिंग परिचर्या कहा जाता है। तो आप इसे भी नोट करते चलेगा। तो इसका यहाँ पर आविष्कार 1844 में जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था और ये कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम मर्सराइजिंग रखा गया। लिनन के वस्त्रों पर भी ये परिचर्या सफलतापूर्वक दी जाती है। तो ये और किस किस के वस्त्रों पर दी जाती है, तो लिनन के वस्त्रों पर भी ये परिचर्या दी जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया में धागे को मर्सराइज करने के लिए पहले इसे कास्टिक सोडे के ठंडे घोल में डाला जाता है। इससे इसकी ऐंठन कम हो जाती है, धागे की चमक बढ़ जाती है। तो धागे को चमकदार और कोमल बनाने के लिए मर्सराइजिंग परिचर्या दी जाती है। अधिकतर ये सूती धागों और वस्त्रों पर दी जाती है और लिनन पर भी दी जाती है। इसका प्रयोग 1844 में इंग्लैंड निवासी जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से कई क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाते हैं, तो आप इन्हें भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी नमूनों वाली बुनाई है? सादी बुनाई, ट्विल बुनाई, डोबी बुनाई या साटिन बुनाई? आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सी नमूनों वाली बुनाई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डोबी बुनाई नमूनों वाली बुनाई है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, करघे पर से उतरने के उपरांत कपड़े को कोई गीली या सूखी परिसज्जा न दी गई हो उसे कहते हैं ग्रीन गुड, मिल गुड, नीला गुड या ग्रे गुड? जीआईसी प्रवक्ता 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि करघे पर से उतरने के उपरांत कपड़े को कोई गीली या सूखी परिसज्जा न दी गई हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे ये आपको बताना है। तो उसे हम कहेंगे ग्रे गुड। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे देश में रोलर्स के छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था 1775 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1760 ईस्वी या 1785 ईस्वी? पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि भारत में रोलर्स छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, 1785 ईस्वी में हमारे देश में रोलर्स छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे देश में रोलर्स या बेलन की छपाई का कार्य वर्ष 1985 से प्रारंभ हुआ था। तो छपाई जिसे हम पेंटिंग की विधियों का वर्गीकरण इस प्रकार है। तो छपाई मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, हाथ द्वारा छपाई और मशीन द्वारा छपाई। हाथ द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग आएंगे, वही मशीन द्वारा छपाई, रोलर छपाई जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है, रंग उतारने वाली छपाई, अवरोधक छपाई और डुप्लेक्स छपाई। तो मशीन के द्वारा जो छपाई आती है वो चार प्रकार से होती है, रोलर्स, रंग उतारने वाली छपाई, अवरोधक छपाई और डुप्लेक्स छपाई। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डुप्लेक्स छपाई किसके अंतर्गत आती है, तो ये मशीन द्वारा छपाई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाते हैं, तो अब इन्हें भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ खालिस्तान के नाम से जानी जाती है जामदानी, बूटियाँ, चंदेरी या बलूचर? टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। कई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग तरीके से पूछा गया है। आपको बताना है कि ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ खालिस्तान के नाम से जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ जामदानी के नाम से जानी जाती है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए, पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तब अपना आंसर देना है। अभिकथन ए, पटोला गुजरात की पारंपरिक डबल इक्कत साड़ी है। कारण, तना धागों को दो रंगों में टाई डाई किया जाता है। आपको बताने ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है और आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। यूजीसी नेट एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है, पटोला गुजरात की पारंपरिक डबल इक्कत साड़ी है और ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही है। तो इसलिए हमारा ये तना धागों को दो रंगों में टाई डाई किया जाता है, ये गलत होगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, कसूती कढ़ाई संबंधित है पंजाब से, हरियाणा से, कर्नाटक से, लखनऊ से? आपको यहाँ पर बताना है कि कसूती कढ़ाई संबंधित है। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, अपना आंसर देते चलेगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कसूती कढ़ाई कर्नाटक से संबंधित है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्न और भी इससे संबंधित देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई व उससे संबंधित राज्यों की सूची इस प्रकार है। तो राज्य दिए गए हैं और उससे संबंधित कढ़ाई यहाँ पर दी गई है। कर्नाटक लबानी कढ़ाई और कसूती कढ़ाई जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पंजाब की फुलकारी ये भी एग्जाम में पूछी गई और बाघ कढ़ाई भी एग्जाम में पूछी गई। उत्तर प्रदेश की चिकनकारी कई बार एग्जाम में पूछी गई और बदला कढ़ाई। आंध्र प्रदेश की बंजारा और मनका कढ़ाई। वहीं बिहार यहाँ पर बंगाल की कांता कढ़ाई भी एग्जाम में पूछी गई और बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में। मधुबनी तो बिहार की क्या है मधुबनी और कांथा बंगाल की। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला होना चाहिए। चौकोर गला, बड़े गले का, छोटे गले का, तिकोने गले का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। पीजीटी 2009 और टीजीटी में भी क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है। आपको बताना है कि लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला होना चाहिए। क्या चौकोर गले का होना चाहिए, बड़े गले का होना चाहिए, छोटे गले का होना चाहिए, तिकोना गले का होना चाहिए। तो लंबी गर्दन वाली स्त्रियों का ब्लाउज का गला होना चाहिए चौकोर गले का। ऑप्शन पहले ही हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए। ऑप्शन पहला लंबाई का 3 गुना प्लस गले की लंबाई। ऑप्शन 2 लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई। ऑप्शन 3 पूरी लंबाई प्लस कमर की गोलाई। ऑप्शन 4 लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई का 3 गुना। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। आपको बताना है कि एक कुर्ता बनाते समय सिलाई के लिए कितना कपड़ा लेना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लंबाई का यहाँ पर दुगना और बाह की लंबाई होनी चाहिए। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ऑप्शन 2। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। आंतरिक मूल्य महत्वपूर्ण है सबके लिए, स्वयं के लिए, अन्य मूल्य प्राप्त करने के लिए या संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि आंतरिक मूल्य महत्वपूर्ण है तो किसके लिए महत्वपूर्ण होगा ये आपको बताना है। तो आंतरिक मूल्य स्वयं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका एक लाइक तो हमारी वीडियो को बनता ही है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और भी बच्चों को, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और हम बस प्रयास यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर हमारी क्लास से फ़ायदा हो सके। तो चलिए देख लेते हैं अपना 27वां क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के किस कार्य के लिए उनकी सराहना की गई है। साक्षरता को प्रोत्साहन के लिए, सरकारी संघ के लिए, डेयरी विकास के लिए, सूक्ष्म शास्त्र के लिए। आपको यहाँ पर बताना है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के किस कार्य के लिए उनकी सराहना की गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सूक्ष्म शास्त्र के लिए उनकी सराहना की गई है। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है। साल के अंत में, साल के शुरुआत में, साल के मध्य में, ए एवं बी दोनों। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। संतुलन तालिका साल के अंत या महीने के अंत में बनाई जाती है। तो ऑप्शन पहले ही हमारे यहाँ पर सही है। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो ज़्यादा स्लो लगती है तो आप इसे बढ़ाकर भी देख सकते हैं। 1 या 1.5 गुना स्पीड पर भी आप यहाँ पर बढ़ाकर देख सकते हैं। लेकिन क्लास को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप ही का नुकसान यहाँ पर होने वाला है। हम इतना बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आए तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। विरासत में मिली हुई आय है प्रत्यक्ष आय, अनियमित आय, नियमित आय या अप्रत्यक्ष आय। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि विरासत में मिली हुई आय कौन सी आय होगी। प्रत्यक्ष आय होगी या अनियमित होगी, नियमित होगी या अप्रत्यक्ष होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। विरासत में मिली आय प्रत्यक्ष आय होती है। आइए अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो वास्तविक आय 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत इसके अंतर्गत वे वस्तुएं एवं सेवाएं आती है जिन्हें परिवार बिना पैसे खर्च किए प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष आय कहलाती है। उदाहरण में वेतन के साथ ही एमएलए, एमपी, आईएएस,
IPS, आर्मी ऑफिसर आदि को निःशुल्क मकान, चिकित्सा सुविधा, टेलीफोन सुविधा आदि उपलब्ध होते हैं। इन्हें वेतन के अतिरिक्त ये सभी सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होती है। इसी प्रकार पैतृक मकान, दुकान, कृषि कार्य से प्राप्त अनाज आदि अर्थात विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। लेकिन आयोग ने इसका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आयोग ने इसका ऑप्शन अप्रत्यक्ष आय माना है, लेकिन इसका ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, प्रत्यक्ष आय यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस अगर ये क्वेश्चन आता है तो आयोग क्या मानता है, ये तो उन्हीं के ऊपर बात रहेगी यहाँ पर। तो लेकिन ऑप्शन हमारा यहाँ पर प्रत्यक्ष आय ही यहाँ पर होगा। तो आप इसे अच्छे से समझते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है? आदेश चेक, रेखांकित चेक, विकृत चेक या वाहक चेक? GIC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी है, रेखांकित चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो इस चेक के, रेखांकित चेक के बाईं ओर ऊपरी कोने में दो समानांतर रेखाएं इस प्रकार की दो रेखाएं खींची हुई होती है। तो ये चेक कहाँ पर जमा होता है? बैंक खाते में जमा होता है। तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, आवश्यक आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन पहला भोजन, हवा, पानी। ऑप्शन 2 शिक्षा, मनोरंजन, भोजन। ऑप्शन 3 भोजन, आश्रय, कपड़े। ऑप्शन 4 घर, कपड़े, स्कूल। PGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आवश्यक आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं, तो कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, भोजन, आश्रय और कपड़े, रोटी, कपड़ा और मकान। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, विज्ञापनों से प्रभावित होना चाहिए। ऑप्शन 2 उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। ऑप्शन 3 बिल लेना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। 86 प्रवक्ता यहाँ पर 2015 और TGT उत्तराखंड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए। ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए ये आवश्यक हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है, संबंधी, मित्र, पड़ोसी या उपरोक्त सभी। PGT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। आपको बताना है कि पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली होगी, तो कौन सी होगी आपको बताना है। तो पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर जो प्राथमिक सामाजिक प्रणाली होती है वे संबंधी भी होंगे, मित्र भी होंगे और पड़ोसी भी होंगे। तो उपरोक्त सभी आंसर हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, 11 जुलाई को, 8 मार्च को, 11 जून को। PGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 5 सितंबर की यहाँ पर बात करें तो शिक्षक दिवस, 8 मार्च की यहाँ पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है अल्बर्ट बंडूरा से, पियाजे से, स्किनर से, एरिक्सन से। LT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। आपको बताना है कि सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा पर से सोशल लर्निंग थ्योरी यहाँ पर दी गई है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है। ऑप्शन मातृवंशीय परिवार में, पितृवंशीय परिवार में, नवनिवासीय परिवार में या बाल्यवंशीय परिवार में। आपको यहाँ पर बताना है कि संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है, तो कैसे परिवार में सौंपा जाएगा ये आपको बताना है। तो संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है पितृवंशीय परिवार में, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं
सामाजिक प्रक्रियाओं का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक समूह को या उपरोक्त सभी का। पीएचडी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि समाज शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, तो किसका अध्ययन करते हैं ये आपको बताना है। तो समाज शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं, सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करते हैं और सामाजिक समूहों का भी हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी आंसर हमारा यहाँ पर होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, कथन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है तब अपना आंसर देना है। यहाँ पर कहा गया है कि परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? कोपिन, निकोलम डोर्सी, प्रोफेसर जीड या एस्थर। पीएचडी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण कथन किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है निखिल एवं डोर्सी के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। लक्ष्य आयोजन स्तर, मूल्य लक्ष्य स्तर, मूल्य आयोजन लक्ष्य स्तर, लक्ष्य मूल्यांकन। पीएचडी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, तो कौन से संबंध रखेंगे आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मूल्य लक्ष्य और स्तर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा सही है। तो व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, मूल्य लक्ष्य स्तर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरात्मक स्वरूप माने गए हैं? 12, 16, 8 या 5। पीएचडी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि हिंदुओं में कितने परस्परात्मक स्वरूप माने गए हैं। तो हिंदुओं में जो विवाह माने गए हैं, अगर हम उनके रूपों की बात करें तो 8 प्रकार के माने गए हैं। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो हिंदू धर्म में व्यक्ति के गर्भ में से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। तो 16 संस्कार से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो गर्भ से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जो हिंदू धर्म में जो संस्कार होते हैं, जो वे 16 संस्कार होते हैं। इसमें परिग्रहण संस्कार को यहाँ पर विवाह संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो विवाह संस्कार को और किस नाम से जाना जाता है? तो परिग्रहण संस्कार के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार में कुल परंपरागत 8 स्वरूप है। तो इसके कितने रूप है? तो 8 है, जिसमें से ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह और पिशाच विवाह। तो यहाँ पर क्वेश्चन और भी तरीके से पूछे जाते हैं। तो जो उच्च कोटि का विवाह माना जाता है वो ब्रह्म विवाह माना जाता है और निम्न कोटि का विवाह यहाँ पर पिशाच विवाह माना गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कई बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। काम के बीच में आराम से तात्पर्य है कि पहला ऑप्शन है हमारा आंशिक रूप से काम रोकना, ऑप्शन 2 काम पूरी तरह से रोकना, ऑप्शन 3 कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी, ऑप्शन 4 कार्य स्थिति में परिवर्तन। जीआईसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि काम के बीच में आराम से तात्पर्य है कि, तो क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए आज़ादी, यही काम के बीच में आराम की से तात्पर्य है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है? यहाँ पर गृह सज्जा का कौन सा विभिन्न अंग नहीं है ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते चलना है। पहला ऑप्शन है हमारा फर्श पर अल्पना बनाना, ऑप्शन 2 घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियां रखना, ऑप्शन 3 दीपावली या शादी विवाह के समय झंडियां बनाना, ऑप्शन 4 रंग बिरंगे कागजों एवं फूल पत्तियों से घर सजाना। आपको बताना है कि गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा पर से घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियां रखना, यह गृह सज्जा का विभिन्न अंग नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43।
किसी भी डिजाइन के सभी भागों में वे संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को कहते हैं। बल, संतुलन, लय या अनुपात। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किसी भी डिजाइन के सभी भागों में वे संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को क्या कहते हैं। क्या बल कहेंगे, संतुलन कहेंगे, लय कहेंगे या अनुपात कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्लैश कार्ड की अधिकतम संख्या हो सकती है 6 से 8, 20 से 22, 15 से 20 या 10 से 12। यूपीएलटी 2018 और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि फ्लैश कार्ड की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो कितनी संख्या हो सकती है ये आपको बताना है। तो फ्लैश कार्ड में जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 10 से 12 हो सकती है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई है, वह है नमूना, लक्ष्य, मॉडल्स या उपरोक्त सभी। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किसी लक्ष्य के 3 आयामों की पहचान की गई, तो वह 3 आयाम कौन कौन से ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो नमूना, लक्ष्य और मॉडल्स, ये 3 आयामों की पहचान की गई है। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। जैविक, आर्थिक, संरक्षात्मक, शैक्षिक, मानसिक, सामाजिक, मनोरंजनात्मक और भावात्मक आदि कार्य है समुदाय के, विवाह के, परिवार के या समाज के। आपको यहाँ पर बताना है कि जैविक, आर्थिक, संरक्षात्मक, शैक्षिक, सामाजिक, मनोरंजनात्मक और भावात्मक आदि कार्य किसके होंगे। क्या समुदाय के होंगे, विवाह के होंगे, परिवार के होंगे या समाज के होंगे। तो ये सभी कार्य होते हैं परिवार के। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत लक्षित समूह है 15 वर्ष से कम, 15 से 35 वर्ष, 35 से 44 वर्ष या 15 से 65 वर्ष। यूजीसी नेट एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत लक्षित समूह होगा तो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। क्या 15 वर्ष से कम होगा, 15 से 35 वर्ष होगा, 35 से 44 वर्ष होगा या 15 से 65 वर्ष होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत जो लक्षित समूह होता है वह होता है 15 से 35 वर्ष। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यहाँ पर के तहत लक्षित आयु वर्ग 15 से 35 वर्ष है। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई 1988 में की गई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो 5 मई 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना था। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 75% यहाँ पर साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना था। कब तक, 2007 तक। पुनर्संरचना के बाद इसके स्थान पर साक्षर भारत कार्यक्रम सितंबर 2009 में लागू किया गया था। तो इसकी पुनर्संरचना के बाद इसके स्थान पर यहाँ पर किसकी स्थापना की गई, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इसे भी आप नोट करते हुए चलेगा। तो साक्षर भारत कार्यक्रम सितंबर 2009 में लागू किया गया था। तो इसके स्थान पर, तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे, तो आप इन्हें भी नोट करते चलेगा। इसकी शुरुआत 5 मई 1988 में की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, मेस्लो द्वारा, पावलोव द्वारा। यहाँ पर बताना है कि मानवीय अभिप्रेरणा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। यूपीएलटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो मानवीय अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो मैस्लो के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे के अनुसार वर्णित कॉग्निटिव विकास की सेंसरी मोटर अवस्था है 7 से 11 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा पीजीटी 2020, एलटी 2020, पीजीटी 2013 और टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते
चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार वर्णित कॉग्निटिव विकास की सेंसरी मोटर अवस्था है, तो कौन सी अवस्था होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर 0 से 2 वर्ष इनके द्वारा कॉग्निटिव विकास की सेंसरी मोटर अवस्था मानी गई है। जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई गई है। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसे लगाते ही चलेगा। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है। संवेदी पेशी अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यूपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, संवेदी पेशी अवस्था। और जीन पियाजे के द्वारा ये 4 अवस्थाएं बताई गई है, संवेदी पेशी, स्थूल संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक अवस्था। आइए देख लेते हैं कुछ अच्छे से यहाँ पर। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था में विभाजित किया गया है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई है, जिसमें संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, वो जन्म से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष की। वहीं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल, यहाँ से इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें भी नोट करते ही चलेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं, तो ये 12 से 15 वर्ष तक की होती है। तो सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यहाँ पर 2 से 7, यहाँ से 7 से 12 वर्ष, और फॉर्मल 12 से 15 वर्ष। तो ये भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे भी नोट करते चलेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाते। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।